हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें जस्ट हमने देखा था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग बता सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है KLMN शेल में, वो हमने दिखा था आपको। तो ये सब चीज़ हमारा 4th लेक्चर में हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था वो। और वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। जब भी आप पढ़ोगे साइंस को तो ये चीज़ आपको काम आएगी। ठीक है, आज हमारा 5वां लेक्चर है और आपको बता दें दोस्तों कि ये 5वां लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली हमारा आज ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी देख लेंगे। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों आइसोटोप्स। ये वर्ड शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप का ना सबसे एक बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन ये मतलब पहले से ही है, लेकिन मुझे बहुत इजी लगता है ये चीज याद रखना लाइफ टाइम तक, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैंने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था और आज भी मुझे ये चीज याद है। ठीक है ना, और ये चीज आपको बीच बीच में आती भी रहेगी। जैसे कि आप 8th में हो तो 8th में भी आपने पढ़ा हो सकता है, आप जब 10th या 11th में जाओ तो भी आपको ये चीज पढ़ना हो। ठीक है, तो आइसोटोप्स का एक बहुत बेसिक डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या बोला मैंने? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसका बेसिक डेफिनेशन भी बता देता हूं और इसका मीनिंग भी बता देता हूं। तो आइसोटोप इज डिफाइंड एज, हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? आइसोटोप इज डिफाइंड एज, ठीक है, आइसोटोप इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब ये एक ऐसा चीज है जिसमें एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का वो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है यानी कि एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या होता है? उस चीज का एटॉमिक मास, तो वो अलग हो जाएगा। तो ऐसे चीज को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। करेक्ट है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। ठीक है, अब इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन समझ लो एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड होता है एक तरीके से, या फिर ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद ही है, यानी कि सेम एलिमेंट है, लेकिन उसके जो एटॉमिक मासेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहां पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का यहां पे जो एटॉमिक नंबर हो गया समझ लो 1 हो गया, और एटॉमिक मास हो गया 1 हो गया। ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन का ले सकता हूं, दैट इज एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर हो गया समझ लो 1 एंड एटॉमिक मास हो गया 2, एंड एक और हाइड्रोजन ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसका एटॉमिक मास है 3। यानी कि तीनों के केस में हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इस तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है। बट अगर आप मास नंबर देखोगे, यानी कि एटॉमिक मास जो देखोगे, तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी कि इस चीज का जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है? तीनों आइसोटोप है, एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप। यानी हम लोग बोलते हैं ना कार्बन कॉपी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई जेरोक्स हम लोग निकालते हैं किसी चीज का, फोटोकॉपी निकालते हैं। करेक्ट है, तो वो चीज क्या होता है? उस चीज का क्या होता है? एकदम सेम फोटोकॉपी होता है। सेम उसी प्रकार आप देखोगे तो ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये तीनों क्या है? आपस में आइसोटोप है। तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस चीज को नाम जो रखा जाता है दोस्तों, पहले वाला यानी कि पहला जिसमें एटॉमिक नंबर भी 1 हो, एटॉमिक मास भी 1 हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है। बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का तीनों ही केस में कि एटॉमिक नंबर तीनों में 1 है, लेकिन मास नंबर 1, 2 एंड 3 होता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसके पास एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, इसको बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम। याद रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ठीक है, और एक तीसरा होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो 3 होता है, तो जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रिटियम। याद रखना। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कोई पूछता है व्हाट इज आइसोटोप, डिफाइन आइसोटोप, तो यू कैन से कि आइसोटोप नथिंग बट दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज एन आइसोटोप। ठीक है, एग्जांपल अगर कोई पूछता है तो एग्जांपल इज हाइड्रोजन, जिसमें आपको ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स है, जो कि आपको मैंने यहां पे बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आए। तो क्या बोला यहां पे, द एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है कि जो एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका भी, जो भी एलिमेंट का मास नंबर सिर्फ अलग हो जाए, एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो उस चीज को हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे। कार्बन का भी होता है वैसे 3 आइसोटोप, C12, C13 एंड C14, ठीक है ना। यहां पे इसको भी लिख देता हूं मैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये कार्बन 14 तो आपने शायद सुना भी होगा, ठीक है ना, कार्बन 14 एलिमेंट, ठीक है, जो कि कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज कितना पुराना है। तो C14 टेक्निक काम आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें जो मास नंबर है, ठीक है ना, वो क्या है, अलग अलग है। तो कार्बन 12 में कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, सभी को पता है। ये भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, ये भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, लेकिन चेंजेस क्या हो रहा है, इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 13 है, इसका मास नंबर 14 है। तो यहां पे चेंजेस आ गया। तो ये कार्बन एंड ये कार्बन तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है, जिसको हम लोग C12, C13 एंड C14 आइसोटोप बोलते हैं। क्लियर है? यहां पे क्या होगा, आइसोटोप में क्या होता है, जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है। प्रोटॉन नंबर यानी कि आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर से डिसाइड होता है, यानी कि ये प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर वो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ये क्या है, अलग अलग है। तो इसी से आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ये आइसोटोप्स का यूजेस क्या क्या है। तो क्या क्या यूजेस है यहां पे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको मैं रफ कर लेता हूं, थोड़ा सा एक दो चीज आपको पॉइंट भी लिखाना पड़ेगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज को, ठीक है। आइसोटोप्स क्या था ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा चीज था, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि ये चीज जरूर से याद कर लेना, जरूर से पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको श्योर शॉर्ट बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, या तो डेफिनेशन पूछेगा, या तो एक्सप्लेन करने पूछेगा, या तो कुछ एग्जाम्पल्स पूछेंगे, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने बोला आपको कि अभी हम लोग को देखना है कि आइसोटोप्स जो होता है उसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। चलो, तो यूजेस ऑफ आइसोटोप की अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव है। व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिव, जिसमें से रेडिएशन निकलता है, और उसको यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम लोग या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या तो बॉम्ब बनाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेसिक इंडस्ट्रीज में, फिर एग्रीकल्चर्स में होता है, फिर मेडिसिन लाइन में होता है, रिसर्च फील्ड में होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका, तो यूरेनियम, आपने नाम सुना होगा, ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम 231, ठीक है। तो 235, तो यूरेनियम 235 एक ऐसा बोल सकते हो एलिमेंट है, ठीक है। और सिर्फ यूरेनियम लिखता तो ये एलिमेंट हो जाता, लेकिन यूरेनियम के सामने 235 लिख दिया, यानी कि ये बन गया आइसोटोप। यानी कि आइसोटोप यूरेनियम 235 ये यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारे ये रहते हैं TAPS होते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो होते हैं, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या यूज करते हैं, यूरेनियम का, थोरियम का, ऐसे एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो वो डायरेक्ट एलिमेंट्स का यूज नहीं करते, वो उसके आइसोटोप्स का यूज करते हैं, जैसे कि ये यूरेनियम 235, ठीक है। वैसे ही कुछ और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, जिसका नाम है दोस्तों कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 नाम का एक आइसोटोप है जो यूज किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब मेडिकल ट्रीटमेंट किसका, कैंसर का, खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 एक ऐसा आइसोटोप, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और आइसोटोप है जिसका नाम है आयोडीन 131, ठीक है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है गोइटर। गोइटर आपको पता है, घेंगा बोलते हैं, घोंगा या फिर घेंगा कुछ तो बोलते हैं, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन उसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो गर्दन होता है ना, ये पूरा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, इतना बाहर निकल जाता है। ये जो पोर्शन होता है ना, बॉयज लोग में खास कर देखा होगा आपने ऐसा वाला, तो ये समझ लो पूरा फूल के बाहर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। तो गोइटर वगैरह बीमारी जो होती है, गोइटर हो गया। और भी है दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, गोइटर हो गया। फिर थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आयोडीन 131 जो आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर और भी आइसोटोप है, जैसे कि अगर बात किया सोडियम 24, तो सोडियम 24 नाम का आइसोटोप जो है, वो क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी मेटल्स में दरार पड़ा हुआ है, लीकेज हो रहा है कहीं पे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। फिर बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स है जो माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रिजर्वेशन के लिए काम आते हैं। साथ ही में एक और रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका नाम है C14, अभी हम लोग ने पढ़ा C14, कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 14 एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का एज डिटरमाइन करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया भी था
कि कोई भी चीज कितना पुराना है। जैसे कि मुझे जमीन खोदने से एक कुछ बॉक्स मिल गया, ठीक है, वो बॉक्स कितने साल पुराना है, कैसे पता चलेगा? 100 साल है, 200 साल है, 1000 साल है, 1 लाख साल पुराना है, कैसे पता चलेगा? कार्बन 14 टेक्निक से, इसको कार्बन डेटिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो C14 से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसका एज जो है नॉट 100% एक्यूरेट, लेकिन एक अंदाजा एज जो है हम लोग को पता चल जाता है उस टेक्निक से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पता चल गया होगा, व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप्स एंड उसके यूजेस क्या क्या है हमारे इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में, ये सब चीज कहां कहां इस्तेमाल होता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी लर्न कर लेना। ओके, तो चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो अभी न्यूक्लियर के बारे में बहुत सारी चीज हमने डिस्कस भी किया अभी। ठीक है, तो सेम न्यूक्लियर रिएक्टर उसी से मिलता जुलता टॉपिक है, तो उसको देख लेते हैं फाइनली, फिर हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा समाप्त, एंड ये हमारा चैप्टर भी जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा टोटली 100% समाप्त। ओके, चलो हेडिंग डाल देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात करें हम लोग, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? एक ऐसा मशीन है, समझ लो। न्यूक्लियर रिएक्टर तो आपको पता ही होते हैं, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में रिएक्टर्स होते हैं ये, लेकिन ये रिएक्टर्स बाकी जो छोटे मोटे कंपनीज में जो केमिकल रिएक्टर्स होते हैं उनसे काफी अलग है। तो ये इस्तेमाल होता है जहां पे आपके न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बने या फिर बॉम्ब बने। इस तरीके से जो मशीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं नॉर्मली, विच इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द न्यूक्लियर एलिमेंट्स, जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, जो हम लोग ने पढ़ा, उस चीज में जो रिएक्शन होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? उस चीज का न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन शॉर्ट क्या होता है? रिएक्शंस होता है। किस चीज का रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर का, ठीक है ना। न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो होते हैं उसका क्या होता है? रिएक्शंस करवाए जाते हैं, और उसी रिएक्शन की वजह से हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो, वो प्रोड्यूस होता है। करेक्ट है। अब एक और चीज बोला है कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि यूरेनियम 235, जैसे अभी हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में भी पढ़ा कि यूरेनियम 235 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग एकदम स्लो स्पीड जो होते हैं ना न्यूट्रॉन्स के, अब उसके अंदर एटम्स के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका न्यूट्रॉन्स को बहुत ही स्लो स्पीड में बंबार्डमेंट किया जाता है। बंबार्डमेंट यानी एक तरीके से मिक्स करना, एक तरीके से उसके साथ यूनाइट करना। तो बंबार्डमेंट किया जाता है बहुत स्लो स्पीड के साथ, और वो भी न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 के साथ, और वो न्यूक्लियर फिजन करता है किसके साथ? दो अलग अलग चीज के साथ। तो यहां पे इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला कि यूरेनियम जो था, ठीक है, यूरेनियम 235 एक आइसोटोप था, उसका रिएक्शन यानी उसका बंबार्डमेंट दो अलग अलग न्यूट्रॉन से किया जा रहा है। यहां पे एक का नाम है क्रिप्टॉन 92, ठीक है, क्रिप्टॉन 92 नाम का एक आइसोटोप होगा, और एक और है जिसका नाम है बेरियम, ठीक है। तो बेरियम 141, बेरियम 141 एक और आइसोटोप के साथ बंबार्डमेंट किया जाता है, बहुत ही स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स के साथ इसका बंबार्डमेंट किया जाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन बोल लो, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब रिएक्शन होता है, और इसी में क्या होता है कि ये जब होता है तो एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें से निकलता है। जब ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, ये लोग किस में रिएक्ट करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही रिएक्ट करेंगे। तो जब वो उसके अंदर रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी एंड एक न्यूक्लियर एनर्जी आप बोल सकते हो, वो उसमें से प्रोड्यूस होता है, एंड वही चीज को प्रिवेंट किया जाता है ताकि एक्सप्लोड ना हो, क्योंकि अगर वो एक्सप्लोड हो गया आपको पता ही है क्या हो जाएगा। समझ लो महाराष्ट्र एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, ठीक है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, डिस्क्लेमर है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, कि समझ लो कि हमारे आसपास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, मैं जहां पे रहता हूं हमारे आसपास ही है, ठीक है। तो समझ जाओ कि हम कहां रहते हैं, आपको तो बताया था मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो एकदम नजदीक में ही हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि अगर उसमें बंबार्डमेंट जो हो रहा है, यानी कि ये जो चीज हो रही है, रिएक्शन जो हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो गलती से एक्सप्लोड कर गया तो क्या हो जाएगा? तो जहां पे हम लोग हैं वो पूरा इलाका साफ हो जाएगा, यानी कि इतना जोर से धमाका हो जाएगा दोस्तों कि ऑलमोस्ट हाफ जो पोर्शन है पालघर डिस्ट्रिक्ट का वो खत्म हो सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में बता रहा हूं, तो ये चीज हो सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, बट उसके लिए क्या किया उन्होंने? पूरा प्रोटेक्शन लेयर्स तैयार किया हुआ है, एक के ऊपर एक डोम बिठाया हुआ है, ठीक है। समझ लो कोई रिएक्टर है, तो ये समझ लो एक रिएक्टर है, तो ये रिएक्टर्स के ऊपर एक डोम है, इसके ऊपर एक और डोम है, इसके ऊपर एक और डोम है, तो अगर ये फटता है तो ये उसको संभाल लेगा, ये फटेगा तो ये संभाल लेगा, ये फटेगा तो ये संभाल लेगा। तीसरा आते आते उसकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी, जो लेवल होगा, वो कम फीका पड़ जाएगा, यानी कि जो ताकत होगी एनर्जी की वो कम पड़ जाएगी, तो चांसेस कम है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोड होने का या फिर नुकसान पहुंचाने का। दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि एक्सप्लोड होता भी है तो हर जगह रेडिएशन फैल जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन फैला सकते हैं। जैसे कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में कैसे बॉम्ब फूटा था, एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था, उसमें से रेडिएशन निकला था, और आज भी कहीं ना कहीं वो रेडिएशन थोड़ा बहुत असर डालता है,
लेकिन ये चीज थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी प्रकार का रिएक्शन कर सकता है और रेडिएशन फैला सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ये सब चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम जो है जो स्पीड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का और जो स्पीड होता है बॉम्बार्डमेंट का, उसको कंट्रोल करके रखे, उसको स्पीड को रिड्यूस करके रखे। और ये चीज के लिए यहां पे दो चीज का इस्तेमाल होता है दोस्तों, एक होता है मॉडरेटर, दूसरा होता है कंट्रोलर। बिना इसके आपका जो रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है ये ना के बराबर है। ठीक है, तो ये दो चीज क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक का नाम है कंट्रोलर, दूसरा मॉडरेटर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं ध्यान से, ये चीज देख लेना, आखिरी टॉपिक है छोटा सा 2 मिनट का, इसको भी देख लो। तो जैसे मैंने बोला कि एक चीज है हमारा मॉडरेटर। ठीक है, ओके, तो क्या होता है मॉडरेटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला मॉडरेटर, तो मॉडरेटर एक ऐसा चीज है दोस्तों या फिर एक ऐसा मशीनरी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफाइट या फिर हेवी वाटर जो होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जब रिएक्शंस होते हैं तो ग्राफाइट हो गया या फिर हेवी वाटर होता है, इसको मॉडरेटर के तौर पे डाला जाता है। ठीक है ना, ग्राफाइट आपको पता है ग्राफाइट किससे बनता है, कार्बन से बनता है ग्राफाइट, और एक हेवी वाटर होता है। ठीक है, ये दोनों को किसमें डाला जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में डाला जाता है दोस्तों, ताकि जो न्यूट्रॉन्स है उसका जो स्पीड है उसको रिड्यूस किया जा सके। एंड क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ज्यादा स्पीड से न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो एक्सप्लोड कर सकता है। तो वो चीज ना हो, उसको कंट्रोल किया जाए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉडरेटर। एंड मॉडरेटर के तौर पे मतलब उसको कम करने के लिए, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफाइट को और हेवी वाटर को, इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो भी होता होगा। ठीक है, एंड एक लास्ट चीज है जिसका नाम है कंट्रोलर। ठीक है, मॉडरेटर आपको समझ क्या हो गया। अब एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है इसको भी देख लो। तो कंट्रोलर इज नथिंग बट कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना प्रोड्यूस होता है उसका नंबर्स को हम लोग रिड्यूस कर सके बाय एब्सॉर्बिंग देम रॉड्स ऑफ बोरॉन। क्या डालते हैं हम लोग, बोरॉन डालते हैं। ठीक है, बोरॉन, एंड साथ ही में डाला जाता है दोस्तों कैडमियम एंड बेरिलियम। ठीक है, कैडमियम एक एलिमेंट है, कैडमियम बेरिलियम, ये सभी का नाम आपने सुना भी होगा, एलिमेंट्स है ये, बोरॉन कैडमियम बेरिलियम, ये हम लोग डालते हैं, रॉड्स डालते हैं, उसके बहुत बड़े बड़े रॉड्स डालते हैं, ताकि वो चीज का जो स्पीड है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, सो दैट एक्सप्लोजन के चांस बहुत कम हो। और जो भी हीट प्रोड्यूस होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, ये जो फिजन होता है उसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए वाटर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर एज ए कूलेंट जो होता है ना, ठंडा करने के लिए, जैसे हम लोग गाड़ी में इंजन में हम लोग पानी डालते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पे ठंडा करने के लिए हम लोग वाटर डालते हैं, क्योंकि वाटर से सस्ता और वाटर से एफिशिएंट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पानी डालते हैं एज ए कूलेंट, एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम। जब भी पानी हम लोग डालते हैं तो वो हीट की वजह से पानी जो है भाप बन जाता है, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बाय मींस ऑफ विच टरबाइन जो है वो घूमते हैं। जब भी वो यहाँ पे हीट के वजह से जब वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टीम के वजह से वो स्टीम एकदम हैवी प्रेशर से छोड़ते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, एक पंखे जैसा एक मशीन होता है, ब्लेड्स होते हैं उसमें। तो जब भी वो स्टीम यानी कि जो भाप है, वेपर जो है, स्टीम जो है, वो हाई प्रेशर से जब पाइप से छोड़ा गया टरबाइन के ऊपर जाएगा तो उसके ब्लेड्स घूमेंगे, एंड जैसे ही टरबाइन के ब्लेड्स घूमेंगे वो कनेक्टेड होता है आपके जनरेटर से, एंड वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। और इन दिस वे, ऐसे ही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जो है दोस्तों प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक तौर पर ये चीज आपको एक लेसन भी है, 10th में आप जाओगे तो एक पूरा लेसन है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। लेकिन अभी आप 8th में हो तो बेसिक चीज खाली समझ लो कि मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि किस प्रकार होता है। और वही इंडिया में अगर बात करें तो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, अगर बात किया जाए। ठीक है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स 8 जगह पे फंक्शन कर रहे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, अप्सरा, ठीक है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको BARC बोलते हैं। आप लोग अगर मुंबई से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारे होमी बाबा, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, जो कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा नाम का है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सबसे पुराना देश का न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था ना हमने टॉपिक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पुराना इंडिया में कौन सा है, अप्सरा नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे कहां पे प्रेजेंट है ये, मुंबई में। कहां पे, BRC सेंटर जो होता है मुंबई में, वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको किया गया था 4 अगस्त 1956 में। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिया के पास बहुत सारे एलिमेंट्स का रिजर्व है, जैसे कि थोरियम 232 हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट है उनके पास बहुत ही अच्छा क्या है, एक तरीके से फ्यूचर प्लान है न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, जो कि आइसोटोप यूरेनियम 233 और थोरियम 232 जो है इसका यूज करके वो लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है समाप्त। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता, ग्राफाइट, कंट्रोलर, मॉडरेटर, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको समझा दिया है मैंने। तो ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट, एंड उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर एंड ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों एक और चैप्टर। ऑलमोस्ट 95% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट एक या तो 2 चैप्टर आई गेस बाकी होगा। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट चैप्टर तो मुझे पता है, मैंने आपको जानबूझ के छोड़ के रखा है, आखिरी चैप्टर नंबर 19 की 20 नाम है, वो चैप्टर मैंने छोड़ के रखा है। लेकिन बीच में भी एक चैप्टर शायद बचा हुआ है, तो पहले उसको करा दूंगा, फिर लास्ट चैप्टर के पे जाऊंगा, यानी कि 1 से 2 चैप्टर
ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर्स, ठीक है ना, आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो इतनी मेरी गारंटी है। तो बस आप लोग को बने रहना है। 8 मैथ्स का सिलेबस तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया 100%। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, 100% वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बस देखना है, जो चाहिए वो देखो दोस्तों। हर चीज़ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जितना चाहे देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो दोस्तों। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूं, तो मेरा ड्रीम जो है, जो मेरा दोस्तों, कि हर एक बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है वहां तक ये वीडियो पहुंचे, जो मैं एफर्ट डालता हूं वहां तक पहुंचे और ये चीज का वो लोग फायदा उठाए और अपने लाइफ में कुछ आगे करके दिखाए। तो प्लीज उसके लिए आप लोग की हेल्प की जरूरत है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस चीज को, ठीक है। और चैनल पे अगर न्यू हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।